हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10 का लेक्चर 2 है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद ऑटोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था। उसी का एक पार्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का कुछ पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्लियर कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू ईच अदर in the presence of sunlight and chlorophyll, it forms glucose and oxygen as well as water. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोग पिछले क्लास में ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत अच्छे तरीके से। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझते हैं, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस क्या है और उसके लिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस में एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि ये जो इक्वेशन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट फॉर्म्स ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये जो इक्वेशन बनाया गया है, इसको ये जो लेफ्ट साइड का जो इक्वेशन है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि रिएक्शन में क्या होता है, जो भी रिएक्शन में केमिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और पार्टिसिपेट करने के बाद कोई नया प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और इसको इस रिएक्शन की वजह से हमारा एक नया केमिकल बना है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ओके, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हमारा बना है वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस इट मींस कि जो भी रिएक्शन में जितना भी क्वांटिटी हमने लिया है वो हमारा प्रोडक्ट में भी उतना क्वांटिटी होना चाहिए। आप लोग इसीलिए केमिकल रिएक्शन में आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में जरूर पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। ये फर्स्ट चैप्टर में है आप लोगों को 10th में, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो खैर आई होप कि आप लोग पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 6 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? डेफिनेटली 6 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 6 डालते हैं तो मेरा कार्बन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ भी 6 हुआ और वहाँ भी 6 हो जाएगा। डेफिनेटली आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पर 6 मैंने डाल दिया। अब कार्बन 6 तो हो गया, लेकिन इस कार्बन को 6 करने की वजह से हमारा जो ऑक्सीजन है वो डेफिनेटली क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड आप लोगों ने इसमें लिखा होगा। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो यहाँ C6 तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो डबल हो गया। 6 × 2 क्या हो गया? 12 हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को हमको ऐसे बैलेंस करना है, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। क्लियर है ना? ओके, 12 होने के बाद अब हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो जैसे ही अगर हम यहाँ पर यहाँ देखिए 6 × 2 12 हो गया, यहाँ पर क्या है? 13 हो गया, ठीक है। अब 13 हो गया, यहाँ 13 लाना पॉसिबल नहीं है। चलिए इसको अभी हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 12 है और यहाँ पर 14 है। चलिए इवन नंबर है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर अगर हम 6 कर दें, क्लियर, यहाँ पर अगर हम 6 कर दें तो मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया? 12 और प्लस 12 24 है ना। 6 × 2 12 और यहाँ पर 12 पहले से 12 + 12 कितना होगा? 24। ओके, अब यहाँ पर 2 है, कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 24 होगा? डेफिनेटली 12। अगर हम 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेफिनेटली मेरा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ओके, 24 होने की वजह से हमारा जो ऑक्सीजन है यहाँ तो 12 हो गया और यहाँ पर भी 12 हो गया, 24 यहाँ पर भी हो गया ऑक्सीजन। अब हमको ऑक्सीजन को भी 12, यहाँ तो 6 है और 6 है, हमको कितना और रिक्वायरमेंट है? 12 और रिक्वायरमेंट है, 24 हो जाएगा। यहाँ पर भी 6 कर देते हैं। 6 × 2 12,
12 प्लस 6, यहाँ 12 प्लस 6 और प्लस 6 कितना हो गया 6 प्लस 6 12 और 6 into 2 12 12 12 4 24। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं अगर नहीं समझ में आया हो तो। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या किया था, सबसे पहले कार्बन को देखा था मैंने, और कार्बन जब यहाँ पर C6 था, यहाँ 6 कार्बन है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है 6 और यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी थी 1, तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए 6 लिया। क्लियर है। अब यहाँ पर 6 हुआ तो उसकी वजह से मेरा ऑक्सीजन जो है वो डेफिनेटली O2 है, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर 6 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, जब मल्टीप्लाई हुआ तो 6 into 2 क्या हो गया 12, ऑक्सीजन मेरा 12 हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है 13, ये तो ऑड नंबर है। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो फिर हमने क्या ध्यान दिया कि मेरा जो हाइड्रोजन है वो मेरा क्या है 12 और प्लस क्या था 2 था 14 था। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया कि 6 को डाला तो 6 into 2 हो गया क्या 12। ठीक है, 12 प्लस 12 क्या हो गया 24। ठीक है, हाइड्रोजन मेरा 24 हुआ। अब हम इसको हाइड्रोजन को 24 करना था तो 12 यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक है, तो 12 into 2 24 हो गया, लेकिन मेरा ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया बढ़ते जा रहा है। मेरा ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 6 into 2 12 हो गया और यहाँ 12 24 हो गया। यहाँ पर पहले से ऑक्सीजन 6 है, यहाँ मैंने 6 और ऐड किया तो 6 into 2 12 12 प्लस 6 और 6 कितना हो गया 24। तो ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। ओके, तो मैंने फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू ईच अदर, अगर एक दूसरे के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्या बनता है ग्लूकोज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में ही कि क्या क्या फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है ना। तो रिक्वायरमेंट की जहां तक हम बात करते हैं तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है वो आपका क्लोरोफिल होता है। चलिए रिक्वायरमेंट थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा है क्लोरोफिल। एक्चुअली बोर्ड उतना अच्छा नहीं है तो इसलिए मैं पूरा लिखता नहीं हूँ, बट आपको बुक में सारी कुछ मिल जाएंगे कंटेंट्स। ओके, ये क्लोरोफिल होता है। दूसरा आपका है कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और तीसरा क्या है सनलाइट। क्लियर, ये 3 चीज की हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। अरे ये बात समझ में, ये 3 चीज की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जिसके कारण हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है। चलिए हम एक एक करके पहले क्लोरोफिल के बारे में पढ़ते हैं। जो जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारा क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लोरोफिल लीफ में अवेलेबल होता है। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है लीफ में होता है ना। और इसी लीफ में क्लोरोफिल होने की वजह से हमारा जो लीफ का कलर है वो ग्रीन होता है। बट ऐसा तो है ना, जैसे कि समझिए कि मैं बोलूंगा, कोई मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, जैसे क्लोरोफिल बोलेगा, कोई क्लोरोफिल बोलेगा कि क्लोरोफिल कहाँ रहता है, तो मैं बोलूंगा कि क्लोरोफिल तो लीफ में रहता है। डेफिनेटली ये तो सही है, यहाँ तक आप समझ गए। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई मुझसे पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि मैं झारखंड में रहता हूँ। क्लियर, तो ये तो मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ ना। स्पेशलाइजेशन करने का मतलब मेरा एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, इसे क्लियर ना। एग्जैक्ट पोजीशन को बताना है तो मैं बोलूंगा कि झारखंड के एक हजारीबाग शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी नॉट अ शहर, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मैं रहता हूँ। डेफिनेटली दैट्स अ ट्रूथ। तो ये चीज है, तो यहाँ पर भी वही चीज लागू होती है। थोड़ा सा समझने की बात है। देखिए साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका डेली लाइफ में जो भी रूटीन चलते हैं उससे आप कोरिलेट करके पढ़िएगा, साइंस आपको बहुत ही इजी लगेगा। जो भी नेचर में अवेलेबल है, ठीक है, वो सारा चीज साइंस है, बस उसको आपको विजुअलाइज करना है, देखना है। क्लियर, मेरा पढ़ने या आपके पढ़ने का नजरिया ऐसा होना चाहिए कि जो भी चीज आप पढ़े वो सब नेचर से लिया गया है। जनरली साइंस की मैं बात करूं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आपके नेचर में अवेलेबल
हम उसी चीज को पढ़ते हैं और वो सारी चीजें आपको अगर दिखने लगे, विजुअलाइज होने लगे, तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रही है। सिर्फ किताब में पढ़ लेने से आपको ये समझ में नहीं आएगी। किताबें तो बहुत सारे हैं जो कि आप देख करके पढ़ सकते हो, है ना। तो मेरी क्या जरूरत है, मैं सिर्फ ये कैसे कर सकता हूँ कि आपको उस किताब से हटके जो किताब लिखा गया है उस चीज को मैं आपको दिखा सकूं, है ना। तो आप एज्यूम कीजिए कि लीफ जो कलर है आपका ग्रीन है, वो तो आपको दिख रहा है, इट्स अ नेचुरल। लेकिन अभी मैंने बताया कि लीफ का कलर ग्रीन है, रीजन ये है कि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन कहां है लीफ में, हमको ये तो जानना है ना। तो एग्जैक्ट पोजीशन जो है लीफ का वो आपका है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अगर सपोज कि जैसा ऐसा ही बात कर लीजिए कि एक कमरा है, आई मीन एक घर है, घर में दो कमरे हैं, दो कमरे में पहले वाले कमरे में मैं रहता हूँ। तो ये घर है, मैं बोलूंगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैं घर में रहता हूँ। घर में कहाँ मैं पहले वाले कमरे में रहता हूँ। तो ठीक उसी तरह से है कि क्लोरोफिल कहाँ है, क्लोरोफिल लीफ में है ना। लीफ में कहाँ है, तो क्लोरोप्लास्ट में है। क्लियर। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोगों को क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलता है, क्लोरोफिल। ओके। तो अगर हम लोग डाइसेक्शन करते हैं, लीफ को अगर डाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, और अगर आप लोग प्रैक्टिकली क्लासेस में होगा तो अगर हम उसको अगर डाइसेक्ट करके देखते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो हमारा जो लीफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, डाइसेक्ट किया हुआ, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, मैं एक्चुअली जगह नहीं था तो इसलिए मैं बहुत छोटा लिखा हूँ। CS मतलब क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं बता ही दूं, ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है। ये जो फर्स्ट लेयर है ये आपका नाम दिया गया है क्यूटिकल। ये आपको याद करना होगा, समझना होगा, ठीक है। नाम है तो एटलीस्ट आपको याद तो करना होगा, उसको समझना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा। इसका फर्स्ट लेयर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। ओके। और उसके जस्ट नीचे वाला जो ये वाला लेयर है वो फर्स्ट लेयर माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा बड़ा दिखा है, तो उसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब ही होता है आफ्टर लेयर। हमारा स्किन का जो फर्स्ट लेयर है उसको भी हम लोग एपिडर्मिस ही बोलते हैं, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे अपर एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे, अपर एपिडर्मिस। अब आप लोग ये तो जानते होंगे वैस्कुलर बंडल के बारे में, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो वैस्कुलर बंडल हम लोगों ने बताया था जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो बीच में जो होता है, बीच में इसलिए बोला गया क्योंकि अभी प्लांट के बारे में अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो हमारा जो प्लांट होता है, प्लांट के बीच में ही है जो जाइलम और फ्लोएम का फ्लो होता है। वो ऐसा कोई आप एज्यूम मत कर लीजिएगा कि कोई पाइप होता है जाइलम फ्लोएम और उसके थ्रू ऐसा होता है, ये आप एज्यूम ना करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये एक हो सकता है कि एक ये कपड़ा रुई, जो आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका उड़ी का ही बना हुआ है। और इसे एग्जाम्पल मैं कैसे दूं आप लोगों को, सॉल या बिल्कुल सॉल अगर जिस तरह से बंधा हुआ रहता है उसको माइक्रोस्कोप से अगर आप देखते तो रेसा बना हुआ है, उसी के थ्रू, पुल के थ्रू, मतलब उसको ऊपर खींचते अगर आप पानी के नीचे में एक बाल्टी रखेंगे और उसमें अगर एक सॉल का छोटा सा टुकड़ा, मतलब इतना लंबा सॉल है, उसको अगर आप डाल दें और उसको टाकन में टांग दें, ठीक है, तो क्या होगा कि रात भर में वो सॉल पूरी तरह से भीग जाएगी। पानी में आप पूरा नहीं भिगाए हैं, आप थोड़ा सा सिर्फ सॉल को डुबाए हैं और पता चलेगा कि वो पूरी तरह से क्या हो गई, भीग गई। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, जब हम लोग जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे तो, ठीक है, बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। ओके। तो ये हम लोग बात करते हैं वैस्कुलर बंडल की। तो वैस्कुलर बंडल हमारा दो होता है, पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ओके, वेरी गुड। जाइलम और फ्लोएम, इसको हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल सीथ। ये जो राउंड किया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल सीथ। और ऊपर वाला जो लेयर है ये मेरे पास कलर नहीं है, ठीक है, व्हाइट चौक ही है मेरे पास, तो इसलिए मैंने अलग अलग शेप का बना दिया
उसको बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी मेसोफिल। मेसोफिल जो होता है ठीक है, 3 लेयर होता है। तो आपका हम लोग पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्शन या जेमिनेशन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम लोग एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बारे में। ओके, तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मेसो का मतलब होता है बीज, मेसो का मतलब होता है क्या? बीज होता है। मतलब अगर उसका हिंदी करेंगे एग्जैक्ट तो मेसो का मतलब होता है बीज। ठीक है, स्पॉन्जी मेसोफिल, ये बीच में जो लेयर आपका दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये नीचे वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस, और क्या बोलते हैं यहाँ पर जो छोटा सा गैप छूटा हुआ है, यहाँ पे इधर भी छोटा छोटा गैप जो छूटा हुआ है, हमने बताया था ना गैसेस ऑफ एक्सचेंज के बारे में। जो ऑक्सीजन मैंने बताया था कि ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है ना, तो गैसेस ऑफ एक्सचेंज थ्रू द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा जो है वो छोटा पोर्स है, उसी के अंदर में गार्ड सेल होता है। तो यहाँ पर वही इसी गार्ड सेल को दर्शाया गया है। ठीक है, ये क्या है आपका? गार्ड सेल। हम लोग ये करके सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्रॉस सेक्शन के बारे में समझ में आना, सिर्फ आपको ये समझना है। ठीक है, ज्यादा डीपली इसमें जाना नहीं है। पहला क्या है, ये जो लेयर के बारे में, सिर्फ लीफ का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, ये क्यूटिकल है पहला, उसके बाद अपर एपिडर्मिस है और बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, मैंने उनको डिस्कस नहीं किया है। वैस्कुलर बंडल सीथ है और उसी में आपका वैस्कुलर बंडल आपका 2 होता है, जाइलम और फ्लोएम। इसके भी अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, जाइलम है तो क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को है सो रूट से क्या होता है? लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम जो है वो फूड को सारे प्लांट बॉडी में क्या करता है? स्प्रेड करता है, फैलाता है। नीचे आपका लोअर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस में ही आपको गार्ड सेल मिलता है। गार्ड सेल कुछ नहीं है, बस एक पोर्स है, उस पोर्स में ही गार्ड सेल होता है। हम लोग जब स्टोमाटा के बारे में स्टडी करेंगे तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन था किसका? लीफ का। लीफ का ये क्रॉस सेक्शन है जिसमें मैंने दिखाया है आप लोगों को। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। ये क्या है? ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। अगर हम माइक्रोस्कोप से क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल अगर हम क्लोरोप्लास्ट को डाइसेक्ट करते हैं, अगर हम देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये कनेक्टिंग लेविला, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लेविला। कनेक्टिंग लेविला, ठीक है, ये कनेक्टिंग लेविला है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसका 2 लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। ठीक है, तो ये हमारा आउटर लेयर है और ये हमारा इनर लेयर है। और ये जो स्ट्रक्चर आप कॉइन जैसा शेप का देखते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मानिए कि एक कॉइन लीजिए 10 का या 5 का जोड़ी कॉइन लीजिए, उस कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन अगर आप रख दें तो कुछ छल्ला जैसा ऐसा बना हुआ रहेगा। ठीक है, वैसा स्ट्रक्चर को हम लोग, वैसा ही स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, वो स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है उसका नाम दिया गया है थैलेकॉइड। क्या बोला गया है उसको? थैलेकॉइड। और ये जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस आपको दिख रहा है इसके अंदर, वो है स्टोमा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमा बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको। उसको हम लोग स्पेशल नाम दिए हैं, उसका नाम है स्टोमा। ये जो एक के ऊपर एक जो पॉइंट जैसा रखा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, ये सारे को अगर हम मिला दें, सारे को एक साथ मिला दें तो वो हमारा बनता है थैलेकॉइड। क्या बोलते हैं उसको? थैलेकॉइड बोलते हैं। ठीक है, और उसी थैलेकॉइड में सिर्फ एक पार्ट, मतलब सिर्फ एक पॉइंट की अगर हम बात करें, एक स्ट्रक्चर की हम सिर्फ बात करें, सिर्फ इसकी अगर हम बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनम। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ग्रैनम मिलेंगे, बहुत सारे ग्रैनम मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? थैलेकॉइड बनाएंगे। क्लियर ना? और इसको कनेक्ट करता है कनेक्टिंग लेमिला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लेमिला बोलते हैं। ठीक है, और ये दूसरे से कनेक्ट होता है। ये तो हमारा स्ट्रक्चर था क्लोरो
क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, अब हम लोग क्लोरोफिल के बारे में देखते हैं। इसके अंदर पिगमेंट होता है, इसी के अंदर छोटा छोटा पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। एक्चुअल में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लोरोफिल के बारे में, लेकिन क्लोरोफिल एक्चुअली 5 टाइप का होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। ओके, 5 टाइप का क्लोरोफिल होता है। तो हम लोगों को सबके बारे में नहीं पढ़ना है। हम लोग का जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है, जिससे हम लोग सनलाइट ट्रैप करते हैं। क्लोरोफिल का काम ही है सिर्फ सनलाइट को ट्रैप करना। क्लोरोफिल का क्या काम है? सनलाइट को ट्रैप करने का काम है। ठीक है, जो सनलाइट की फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या करता है? ट्रैप करता है। क्लियर है? ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये आप लोगों को समझ में आया। तो सेकंड हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। As we know that carbon dioxide is a gas which are present in atmosphere, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अभी हम लोग रिएक्शन में पढ़े हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन वो क्या करता है? रिलीज कर रहा है। ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, तो गैसेस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। गैसेस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज इट मींस दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड जो इन कर रहा है और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे, आप लोग सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे से हम लोगों को क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट वो लोग ऐसे क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं। तो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? ऑक्सीजन। हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? तो ये जो मैकेनिज्म हो रहा है गैसेस ऑफ एक्सचेंज, गैसेस ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो किसके हेल्प से होता है? स्टोमाटा के हेल्प से होता है। किसके हेल्प से होता है? स्टोमाटा। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि गैसेस का जो एक्सचेंज होगा वो एक छोटा छोटा पोर्स होता है लीफ में, उस पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। इसी पोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम बता रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे वो काम करता है, किस तरह से काम करता है। चलिए देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है स्टोमाटा का। ये स्टोमाटा भी क्लोज है। ये स्टोमाटा क्या है? क्लोज है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये स्टोमाटा क्या है? क्लोज है। और ये स्टोमाटा जो है वो क्या है? ओपन है ना? ओपन होना और क्लोज होना। सपोज मान लीजिए कि कभी ये ओपन हो जा रहा है, कभी ये क्लोज हो जा रहा है, और कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, यही तो हम लोगों को समझना है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। पढ़ाई को ना एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। ये ना प्रेशर लेकर के पढ़ना, वो कोई फायदा नहीं पढ़ने से, है ना? एकदम कूल रह करके पढ़ना है। चलिए एक एक करके हम ध्यान से धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। ये क्लोज है और ये ओपन है, क्यों और कैसे, है ना? क्लोज हुआ है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो है जो क्लोज कर रहा है, कोई ना कोई तो है जो ओपन हो रहा है। आप हमेशा याद रखिएगा, साइंस इज ऑल अबाउट रीजन। अगर पत्ता भी हिलता है ना तो साइंस बोलता है हवा चल रहा है तो पत्ता हिलता है, इससे नहीं हिलता है। क्लियर ना? तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि दरवाजा अपने आप तो बंद नहीं हो सकता। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, रिमोट कंट्रोल से बंद हो सकता है, पर ठीक है, हम लोग घर में जो जनरल दरवाजे होते हैं उसको लोग जाकर के बंद करते हैं, है ना? तो ये ओपन और क्लोज करने की जो बात है वो होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। यही गार्ड सेल जो है वो क्या करता है? क्लोज करता है और ओपन करता है। तो क्या सिर्फ सिंगल एक गार्ड सेल ही है जो क्या करता है कि ओपन और क्लोज करता है? बिल्कुल नहीं, इसके लिए वाटर भी चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? वाटर रिस्पॉन्सिबल है ना? चलिए देखते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि पेड़ जमीन में होता है, मिट्टी में नीचे, उसकी जड़ें, उसकी रूट्स जो है वो नीचे तक जाती हैं। हम लोग हर पौधे में, पेड़ में तो बहुत कम, पौधे में बारिश होती है तो ले लेते हैं पानी, बट रिक्वायरमेंट जो होती है रूट को वाटर की, वो कहाँ से लेते हैं? ग्राउंड से, नीचे से लेते हैं, है ना? वो वाटर का काम जो है वो तो यहाँ फोटोसिंथेसिस का काम करता है डेफिनेटली। उसके साथ साथ जैसे ही जाइलम के थ्रू अगर हम कोई प्लांट्स की बात करें, ठीक है, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ छोटा सा एक प्लांट्स, ये रूट है, ये प्लांट है, ये यहाँ पर जाइलम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
जाइलम। ये जाइलम के थ्रू जो है जो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को लेकर के जाता है, वाटर और मिनरल्स को लेकर के जाता है कहाँ, लीफ में। ये जो प्रोसेस है ना रात भर चलता है, दिन भर चलता है, वो धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं है कि पूरा पाइप के थ्रू ऐसे करके लेकर के चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है ना, सबका अपना अपना मैकेनिज्म है। तो एक स्मॉल क्वांटिटी धीरे धीरे बूंद बूंद करके कर सकते हैं, या बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बनता है, तो कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो रूट के थ्रू ये क्या हो रहा है, रूट से फिर स्टेम में, स्टेम से फिर ऊपर गया, ऊपर जाते जाते उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होता है, लीफ में जाता है। लीफ में जाने के बाद ठीक है, तो उस समय जब डे टाइम होता है, सुबह की बात करते हैं हम लोग, जब सूर्योदय हो गया, आप लोग पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस सनलाइट होता है तब होता है। पहला रीजन ये है, ठीक है, सब कुछ का रीजन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला रीजन ये है कि सनलाइट, लाइट उसको चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, हीट चाहिए, वो हीट इस्तेमाल करता है, क्लियर। दूसरा रीजन ये है कि जो रात भर पानी ऊपर गया, रात को अगर पानी जा शाम, मतलब सपोज मान लीजिए सुबह हो गया, तो पानी तो रात भर सुबह 24 घंटा जा रहा है ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहा है पानी जाइलम के थ्रू जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारे वाटर का वो इस्तेमाल कर देता होगा, पॉसिबल तो नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला ये होता है कि वेपोराइजेशन होता है, पहला क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है ना। वेपोराइजेशन होने पे क्या होता है, कुछ वाटर का इस्तेमाल तो वो फोटोसिंथेसिस में कर देता है, बाकी जो बचा है वो क्या होता है, वेपोराइजेशन होने लगता है, और वेपोराइजेशन होने की वजह से कुछ वाटर है जो वेपर के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो क्या है फोर्स। तो उस समय सुबह के समय यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नहीं रहते हैं, वेपोराइज हो गया, यूज हो गया, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए एक बलून है, बलून में अगर आप पानी भरिए या पानी को निकाल दीजिए तो बलून क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो ठीक उसी तरह से वो क्या हो गया, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने के बाद ये क्या होता है, ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है ना। और जैसे ही शाम होती है, सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य डूब जाता है, सनलाइट नहीं मिलती है प्लांट को, उस समय क्या होता है, प्रोसेस तो चल रहा है, नीचे से पानी, अब नीचे से पानी आ रहा है, यहाँ लीफ में भर रहा है, भरते 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 एक ऐसा समय आता है कि पूरी तरह से ये जो लीफ का जो शेप है, ये टमाटर जो है, ये पूरी तरह से क्या होता है, पानी से भर जाता है, वाटर फिल हो जाता है। ये पूरी तरह से वाटर को फिल कर दिया, सपोज आप बलून लीजिए, बलून में पानी भरिए तो क्या होगा, ऑटोमेटिक फैल जाएगा ना। ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ कि वो सिकुड़ा हुआ था, श्रिंक किया हुआ था, श्रिंक हुआ कब, जब पानी नहीं था, और पानी जब भरना शुरू हुआ तो ये फैलना शुरू हुआ, और फैलना शुरू हुआ तो ये क्या हो गया, ये पानी भर गया, है ना। ये पानी पूरी तरह से क्या हो गया, फिल हो गया, फैल गया। उसके बाद ये गार्ड से अंदर क्या होता है, फिर वैसे ही प्रोसेस चलता है, और फिर सुबह होता है, फिर ये पानी है जो क्या होता है, यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है, कुछ पेपर में बदल जाता है, और फिर वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक होने के बाद फिर वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है ना। इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो जब भी ये डे टाइम में होता है, ये कब होता है, डे टाइम, है ना, और ये कब होता है, ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। डे टाइम में जब ओपन हो गया तो ओपन होने के बाद ये पोर्स खुल जाता है, और खुलने के बाद क्या होता है, जैसे ही पोर्स खुल गया और उसमें गैसेस का एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाना शुरू होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलना शुरू होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और इससे जो ऑक्सीजन बनता रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बाहर निकलना शुरू होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इन करने लगता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होने लगता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है।
है ना। तो रात को क्या करता है, ऑक्सीजन लेना शुरू करता है थ्रू द हेल्प ऑफ स्टेम। स्टेम के थ्रू, स्टेम में भी पोर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो बंद हो गया, स्टेम का पोर्स खुला हुआ होता है, तो वो क्या होता है कि वहां ऑक्सीजन लेना शुरू हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, इनटेक करता है, ऑक्सीजन को लेता है। रात को ह्यूमन बीइंग्स बन जाता है वो प्लांट्स, है ना, कुछ ऐसे करने लगता है। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जो 24 आवर जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। वो है आपका पीपल। पीपल का जो पेड़ होता है वो आपका 24 आवर क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। बाकी जितने भी प्लांट्स हैं और बहुत सारे प्लांट्स हैं, खैर इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो और बाकी जितने प्लांट, जनरल प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, रात को ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस करना होता है उस समय क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, लेते हैं, अंदर लेते हैं। तो ये प्रोसेस होता है आपका। तो इसीलिए बोला जाता है जनरली कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात की समय। तो ड्यूरिंग नाइट के समय में क्या होता है, ये स्टोमाटा क्लोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल, है ना। गार्ड सेल ऐसे क्या करता है, और ये मैकेनिज्म है, वाटर को फिल कर देता है, और वाटर फिल होने की वजह से ये क्या होता है, फूल जाता है। फूलने की वजह से ये क्या होता है, गार्ड सेल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। लेकिन जब डे टाइम होता है उस समय ये वाटर ऐसे गार्ड सेल ऐसे वाटर को रिलीज कर देता है, ठीक है, और ये क्या होता है, खुल जाता है। खुलने के बाद ये क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज शुरू हो जाता है ड्यूरिंग डे टाइम। तो ये था आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों को पढ़ना था, जो रिक्वायरमेंट था कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी फुलफिल हो गया। आपको पता भी चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है और जाता है। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाटर की। वाटर में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं। वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर हम लोगों को पता है एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। यहाँ पर भी वाटर बहुत जरूरी है, ठीक है, ये रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में वाटर चाहिए। तो ये वाटर का जो कंडक्शन होता है थ्रू द हेल्प ऑफ जाइलम, किसके द्वारा होता है, जाइलम के थ्रू होता है, ठीक है। प्लांट जो होता है वो उसका रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करता है। इसको बोलते हैं रूट, इसको बोलते हैं स्टेम, इसको बोलते हैं टॉप रीजन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक लीफ बना देता हूं मैं, ये लीफ है। रूट यहाँ जाइलम के थ्रू, इसको हम लोग बोल देते, एक पाइप बना देता हूं मैं, साइड ट्यूब जिसको हम लोग बोलते हैं। जाइलम के थ्रू ये क्या होता है, वाटर कंडक्शन होता है, ठीक है। हमें जाइलम के बारे में बाद में पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम, इसके स्ट्रक्चर के बारे में अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मैं सिर्फ वाटर बता रहा हूँ, तब इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो जाइलम के थ्रू ये रूट है, रूट से होता हुआ वो क्या होता है, जाइलम में जाता है, स्टेम में, यानी जाइलम के थ्रू फिर होता हुआ, फिर मूव करता हुआ, फिर वो कहाँ चला जाता है, लीफ में चला जाता है, ठीक है। ये वाटर का कंडक्शन होता है थ्रू द हेल्प ऑफ जाइलम। वाटर के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी जाते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम भी बहुत इसेंशियल है हमारे प्लांट्स के लिए, वाटर रिमूवल के लिए, ठीक है। खैर वो हायर क्लासेस में आप लोग डिस्कस कीजिएगा। तो ये मैकेनिज्म वाटर में जो है ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ये सबको पता है कि वाटर मिनरल्स का कंडक्शन जो है वो जाइलम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू, ओके। नेक्स्ट हमारा जो रिक्वायरमेंट है सनलाइट। सनलाइट आप लोगों को पता है ये नेचुरल फिनोमिना है। सनलाइट
दो चीज हम लोगों को पढ़ना है, एक डार्क रिएक्शन होता है और एक लाइट रिएक्शन होता है। क्लियर? तो सनलाइट जो है वो बहुत ही इसेंशियल होता है, उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है जिसको वो ग्रीन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल उसको ट्रैप करता है, ठीक है, और उस तरह से हम लोग इसको काम करते हैं। क्लोरोफिल में जनरली ए बी सी डी ई 5 टाइप का क्लोरोफिल होता है, ठीक है, सबका अलग अलग काम है। कुछ क्लोरोफिल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कलर को लाते हैं, कलर को लाते हैं, ठीक है। और आप लोग वैक्यूल के बारे में सुने होंगे, तो वैक्यूल जो होता है उस वैक्यूल में बहुत सारे कलर पिगमेंट अवेलेबल होते हैं, कलर होते हैं। जैसे कि टमाटो का जो कलर लाल आता है तो वो कलर कहाँ होता है, वो कलर वैक्यूल में पहले से अवेलेबल होता है, ठीक है। और वो कलर को वहां तक पहुंचाने का काम जो है, वो फ्रूट्स तक पहुंचाने का काम जो है वो क्लोरोफिल करता है। यानी क्लोरोफिल और वैक्यूल की मदद से टमाटर का कलर ऐसा क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को बुक में मिल जाएंगे। 9th क्लास में आप लोग जब से पढ़िएगा तो वो बेहतर है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए चैप्टर जो है ना ये सब एक दूसरे से लिंक किया हुआ है। अगर सेल जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर ये आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो आपको ये सब पढ़ने में आसानी होगी और बहुत सारे नॉलेज आपको मिलेंगे। ओके सो तो नेक्स्ट आता है हमारा सनलाइट। अब सनलाइट की अगर हम बात करते हैं तो सनलाइट जो होता है वो आपके सनलाइट बहुत ही जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को रिएक्शन करवाने के लिए हीट चाहिए, वो जो एनर्जी है वो सनलाइट के रूप में मिलता है। सनलाइट लाइट जो है वो एक्चुअली क्या है, a small packet of photon, small packet of photon, कह सकते हैं सनलाइट जो है वो एक स्मॉल पैकेट ऑफ फोटोन है। ठीक है, यानी एक्चुअली क्या होता है कि छोटा छोटा फोटोन का एक छोटा छोटा पैकेज टाइप से जो बहुत सारे फोटोन मिलते हैं तो एक लाइट रे बनता है, ठीक है। उस लाइट रे में लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, इसके बारे में लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो लाइट स्पेक्ट्रम जो है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो हमारा लाइट स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, जिसमें कि ग्रीन और रेड और ब्लू कलर जो होता है जनरली, पहला रेड और दूसरा ब्लू, आई थिंक शायद मे बी दो, रेड एंड ब्लू, ये दो कलर जो है ये दो कलर सनलाइट से में रहते हैं अवेलेबल, ठीक है। लाइट स्पेक्ट्रम में आप लोग देखेंगे बहुत सारे कलर होते हैं, जिसमें से रेड कलर और ब्लू कलर यही रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक्चुअली जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो कौन से स्पेक्ट्रम को करता है, रेड को करता है और ब्लू को करता है, ठीक है। रेड को करता है और ब्लू को करता है, क्लियर है? ओके, तो आज हम लोगों ने इसके बारे में देखा क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारा था क्या, क्लोरोफिल। सेकेंड हम लोगों ने देखा कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड मैंने हम लोगों ने देखा वाटर एंड फोर्थ हम लोगों ने देखा सनलाइट। तो ये चारों रिक्वायरमेंट है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म। आप लोग एक बार पढ़ के आइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी तक फोटोसिंथेसिस खत्म नहीं हुआ, ये मत सोचिए फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया। फोटोसिंथेसिस बहुत लंबा चैप्टर है, ओके। फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में, डार्क रिएक्शन के बारे में, एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पाइमोन कैसे, फॉस्फेट जो है जो एडीपी से एटीपी कैसे बन रहा है, एनएडीपीएच कैसे का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। वो H2O जो है वो कैसे ब्रेक करता है, इलेक्ट्रॉन में कैसे टूट रहा है, फिर ऑक्सीजन कैसे टूट रहा है, ये सारी चीज के बारे में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। ये काफी लंबा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको यही छोड़ दिया है, ठीक है। वो कल पूरा सेशन हम लोग सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक बहुत लंबा जाने वाला है, तो
तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक उसके आगे पढ़ के नहीं आएंगे, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आई थिंक कि ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जितना मैंने बताया शायद आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है जो मैंने बताया है, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में जरूर क्वेश्चन को पूछिए। जो भी डाउट्स हो रहे हैं उस क्वेश्चन को पूछिए। तो मैं एक बार जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो एक दिन मैं डॉट क्लास रखूंगा, उस डॉट क्लास में सारे का कमेंट्स में देखूंगा, उसके बाद फिर मैं उसमें एक डॉट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इससे आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, और आई होप कि शायद मैं क्लियर कर पाऊँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।